नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की है। कांग्रेस और आप ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आप 4 पर चुनाव लड़ेगी। इसमें नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर आप चुनाव लड़ने वाली है और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा की भी सीटों को फाइनल कर चुकी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर भरूच और भावनगर में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आप अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। वहीं गोवा में कांग्रेस सभी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी साउथ गोवा में अपने घोषित उम्मीदवार का नाम वापस लेगी। वहीं पंजाब में दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं। सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। इंडिया गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ। हर जगह की, हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया गया। इंडिया गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 2 दिन के अवकाश के बाद यात्रा फिर से शुरू की गई है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है। यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बार बार केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं थी, आज भी नहीं है। जब जब इनका बुलडोजर चलता है तो किसके घरों में चलता है? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पर बुलडोजर चला? वहीं राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत की बात क्यों, देश में ध्यान भटकाने की कोशिश, देश का जाति एक्सरे जरूरी। बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में, सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर से क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए, जो बार-बार ये घोटाला करते हैं, बार-बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला। मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है, पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई?
आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ, हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था, और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से मुखातिब होकर भाजपा पर हमला बोला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की भाजपा सरकार को बुनियादी मुद्दों पर विफल बताते हुए उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता कि सरकार में किसकी चल रही है। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने यह भी बताया कि 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर में पहुंच जाएगी। यात्रा के दौरान फ्लैग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, साथ ही सभा आयोजित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, मजदूर समेत आमजन की समस्याओं के मुद्दे को उठाने वाली है। लोगों का फीडबैक मिल रहा है कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 24 घंटे के अंदर बदल रही है, तो फिर ये पहले वाली लिस्ट किसने निकाली और दूसरे वाली लिस्ट किसने निकाली? वो अधिकारी ज्वाइन कर रहा है और 24 घंटे में वापस दूसरी जगह जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम डिजायर से कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे, और हमने देखा है कि नीचे के स्तर के ऊपर चाहे जिसको निकाल रहे हैं और डिजायरों में लिख रहे हैं, अन्यत्र धौलपुर जैसी जगह लगा दिया जाए, अन्यत्र बाड़मेर जैसी जगह, ये लिख के मंत्रियों के यहाँ से आ रहे हैं। तो ये लिख कौन रहा है भाई? ये अन्यत्र बाड़मेर या धौलपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में लगा दिया जाए, ये लिख कौन रहा है? फिर इसका मतलब ये जो नीचे के लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो इस तरीके की, आरएसएस के जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि सबको परेशान करो, इनके पास करने को कुछ है नहीं। अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी आए, क्या स्थितियां थी, मंत्रियों की क्या स्थिति बनी, कैसे धूप में 40 मिनट तक खड़ा किया गया। क्या इनका विजन है? लोकसभा चुनाव में लोगों को ये लग रहा है कि भाई देखो हमसे भूल हो गई, हम झांसे में आ गए, और कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो पता ही नहीं रहा है इसका मुंह किधर है, पूछ किधर है। किससे बात करें कि किससे कोई अच्छी काम हो जाए, या अच्छा कोई नीति आ जाए, या किसी का भला हो जाए, या कोई गरीब को मदद मिल जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में यहाँ से जीत करके जाएगी, और इंडिया अलायंस जो है उसकी सरकार बनेगी। विधानसभा में जो कांग्रेस ने गलती की, वो क्या लोकसभा में? नहीं, विधानसभा में गलती नहीं। देखिए, लोग बहकावे में आगे जो दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री बनकर के किया, और तरह तरह के आरोप लगाए, अनर्गल आरोप। आपने देखा होगा कि जब यूपीए सरकार थी तो यूपीए 2 के समय भी कोलगेट का लगाया था, पता नहीं 2G स्पेक्ट्रम का लगाया था, आज क्या निकला कुछ नहीं था। लेकिन एक वातावरण देश में उस वक्त ये बना दिया कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और जो शासन ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको चेंज करना है। और वही बात यहाँ मिलेगी आपको, देखना आप 2 साल बाद में लोग कहेंगे सरकार तो बहुत अच्छा कांग्रेस का काम कर रही थी, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है, इनका तो एक भी काम सही नहीं है। तो अभी भी ये महसूस होने लग गया। आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कासगंज के थाना दरियागंज पटियाली मार्ग पर ग्राम गढ़ई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। इस हादसे में 7 बच्चे 8 महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। पूर्णिमासी के अवसर पर कासगंज की पटियाली के कादरगंज गंगा घाट पर ये लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कासगंज में सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, कासगंज में सड़क दुर्घटना में जनहानि अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों के समुचित निःशुल्क उपचार हेतु निर्देश दिए गए। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
दिल्ली के कालकाजी मंदिर में हादसा मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि बिना इजाजत अब कोई कार्यक्रम नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह के कार्यक्रमों के लिए एक प्रशासक को नियुक्त किया है। मंदिर परिसर का प्रबंधन और नियंत्रण में लापरवाही के लिए अब वही जिम्मेदार होंगे। राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी मंदिर परिसर में 27 और 28 जनवरी के दरमियान रात जागरण की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर में बिना इजाजत के जागरण या इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि मंदिर परिसर में जागरण के दौरान मंच टूटने से 45 वर्षीय एक महिला की जान चली गई थी। खबर राजस्थान के श्री गंगानगर से है, जहां पर यूपी के पशुओं के व्यापारी शिव कुमार शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने पशु व्यापारी ब्लाइंड मर्डर केस में अनसुलझी गुत्थी को सुलझा लिया है। एसपी ने मामले का खुलासा कर दिया है। 23 दिनों में ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाया गया है। बिजनेस पार्टनर ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। योजनाबद्ध तरीके से पशु व्यापारी की हत्या से की गई थी। चाकू से गला रेत कर यह हत्या की गई थी। आपको बता दें कि यूपी के पशु व्यापारी का गला रेत कर हत्या करने के बाद शव नहर में फेंक दिया गया था। इसका शव गतसिंहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 24 आरबी के पास नहर में मिला था। जनवरी को एक ब्लाइंड एक डेड बॉडी मिली थी, जिससे ये संदेह हुआ कि संभवतः ब्लाइंड मर्डर हो सकता है, जिसपे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कौन ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला कौन है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में ही करीब 2 दिन लग गए। आइडेंटिफिकेशन के बाद ऐसा जो पोस्टमार्टम से और अन्य जो हालात थे उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः मर्डर होगा। तो उस पर गतसिंहपुर एसएचओ और उनकी टीम ने लगातार कार्य करते हुए ये जो ब्लाइंड मर्डर जिसमें पता भी नहीं था कि कौन व्यक्ति कौन है, इस पूरे वारदात का खुलासा किया। इसमें हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक लवप्रीत सिंह, संदीप सिंह और नवदीप सिंह। जो लवप्रीत सिंह और मृतक ये आपस में पशु का व्यापार करते थे। इनका पैसे के लेन देन को लेकर के आपस में रंजिश हुई, जिस पर लवप्रीत सिंह ने नवदीप और संदीप को ये कहा कि इसका जो व्यक्ति है इसका मर्डर करो तो तुम्हें जो है कि कुछ पैसे वगैरह देंगे। तो बेसिकली लवप्रीत ने एक तरीके से इनको हायर किया है। तो ये दोनों ये बाकी तीनों जो है आपस में रिश्तेदार हैं। हायर किया, हायर करने के बाद ये कहा कि जो मृतक है वो सट्टा लगाने का कहीं मतलब यूपी में भी सट्टा लगाने का शौकीन है। तो उससे ये कहा कि नहर वाले बाबा के पास जाएंगे तो वो अंक जो देगा वो अंक सही निकलेगा। तो इस तरीके से उसको बहका करके ले गए। ले जाने के बाद मोटरसाइकिल पे ये बंदा बीच में बैठा था। नवदीप और संदीप जो थे इसको गला दबाकर हत्या की कोशिश की, बट मोबाइल ये जो मोटरसाइकिल है वो लड़खड़ा के नहर में गिर गई। इसके बाद मृतक के पास ही संभवतः कोई एक चाकू था जिसको इन लोगों ने छीन करके उसका गला रेत करके हत्या कर दी। इसमें तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया है। बिजनौर के भूतपुरी तिराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों से मारपीट करते हुए सरकारी राइफल छीनने के केस में कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 29 दिसंबर 2021 की रात 2 अज्ञात आरोपी पिकेट भूतपुरी तिराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों से मारपीट करते हुए सरकारी राइफल छीन कर ले गए थे। मामले में अज्ञात के खिलाफ अफजलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस वारदात की वीडियो भी बनाई गई। पुलिस ने छानबीन में रहमान पुत्र जीशान निवासी मोहल्ला अल्ली खां थाना काशीपुर की ओर हैदर पुत्र सरताज निवासी नई बस्ती विजयनगर थाना काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने रहमान पुत्र जीशान को गिरफ्तार किया और उसके पास से राइफल बरामद की गई थी। हैदर पुत्र सरताज को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। 29 दिसंबर 2021 को थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में भूतपुरी तिराहे पे ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से 2 बदमाशों ने अभद्रता की थी, मारपीट की थी तथा इनसे राइफल छीन ली थी। इस केस का बिजनौर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। इन दोनों बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया था तथा राइफल बरामद की थी। इन्वेस्टिगेशन अत्यंत साइंटिफिक ढंग से की गई थी। इसमें सघन पैरवी की गई थी। ये केस हमारे लिए अत्यंत चैलेंजिंग केस था। माननीय न्यायालय ने आज इन दोनों बदमाशों को, जिनके नाम रहमान और हैदर हैं, इन दोनों बदमाशों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। रहमान पे 55,000 रुपये का दंड लगाया है तथा हैदर पर 65,000 रुपये का दंड लगाया है। बिजनौर पुलिस इसी तरह अपराधियों को सघन पैरवी करके माननीय न्यायालय में सजा दिलवाती रहेगी। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।